नमस्कार बच्चों, मंजरी इस पाठ्यपुस्तक में आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्यपुस्तक से पाठ नंबर 8वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है धानों का गीत। धानों का गीत यह एक कविता है और इस कविता का यह सेशन नंबर पहला है। धानों का गीत, इस कविता के कवि है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह, इनका जन्म 19 नवंबर सन 1934 को बालिया जनपद के चाकिया गांव में हुआ था। कई स्थानों पर अध्यापन करते हुए अंत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रहे। अभी बिल्कुल अभी यहाँ से देखो जमीन पक रही है, अकाल में सारस, बाघ आदि इनके काव्य संग्रह है। इन्होंने आरंभ में नवगीतों की रचना की। आगे चलकर ये आधुनिक बोध तथा प्रगतिशीलता से जुड़ गए। सन 2013 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत या सम्मानित किया गया। इनका निधन 19 मार्च 2018 में हुआ। तो बच्चों, यहाँ पर कवि केदारनाथ सिंह, इनका संक्षिप्त परिचय आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है। अगर आपको इनके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अब कवि केदारनाथ सिंह द्वारा लिखित कविता धानों की गीत, यह कविता हम पढ़ेंगे। यह जो कविता है धानों की गीत, इस कविता में कवि ने ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत किसान के स्वर में बादल का स्वागत किया है। अब हम देखते हैं कि अधिकतर बरसात पर सारे विश्व निर्भर होते हैं, लेकिन ग्रामीण संस्कृति जो होती है वह पूर्ण रूप से बादलों पर, बरसात पर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर कवि बादलों को आमंत्रित कर रहे हैं और यह किसान एक रूप से गीत गाते हुए किसान के सुर में हमें धान, चांदनी और गांव, इसका सरलता से वर्णन यहाँ पर हमें दिखाई देता है। कविता को हम दो अलग अलग स्टांजा में पढ़ेंगे। पहला स्टांजा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, उसको हम पढ़ेंगे विस्तार के साथ, और उसके बाद के पंक्तियों को व्याख्या के बाद। कवि कहते कि धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर, चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियों, सूरज को सूखी रेत में, आना जी बादल जरूर। आगे पुकारेगी सुने डगरिया, पीछे झुके वन बेद, संझा पुकारेगी गीली अखड़िया, भोर हुए धन खेत, आना जी बादल जरूर। देखिए, जिस प्रकार से हमारे घर में कुछ फंक्शन होते हैं, त्योहार होते हैं, तो हम मेहमानों को आने के लिए आमंत्रित करते हैं, आग्रह करते हैं। तो यहाँ पर भी किसान ने एक गीत गाते हुए, किसान के रूप में गीत गाते हुए कवि प्रस्तुत कर रहे हैं यह कविता, और बादलों को आने के लिए आमंत्रित किया गया है। कवि कहते हैं कि धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में। अब देखिए, हर किसान को अपने खेत में अनाज की निर्मित करना, यह उसके लिए अपने बच्चों का लालन पालन करने के समान ही होता है। किसान दिन रात खेतों में कष्ट करता है, मेहनत करता है, और इस प्रकार से वह धान जो सारे विश्व के प्राण है। अब यहाँ पर धान को प्राण कहा गया है। क्यों प्राण है धान? क्योंकि धान का अर्थ हमें पता है धान्य या अनाज, हम उसे कहते हैं। अब सारे विश्व का जीवन निर्भर है वह इसी किसान ने निर्मित किए हुए अनाज पर, इसलिए धान को, अनाज को प्राण कहा गया है।
अगर अनाज की निर्मित होगी, अनाज खेतों में उगेंगे, तो ही सारे विश्व के प्राण निश्चिंत होकर जीवित रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे खेतों में, किसान रूपी कवि कह रहे हैं कि हमारे खेतों में धान नहीं उग रहे, बल्कि इस विश्व के प्राण उगेंगे। और इस खेत में अगर संसार के प्राण को निर्मित करना है तो हे बादल, हे वर्षा, तुम जरूर अवश्य आना जी बादल, जरूर आना। अब आमंत्रित करते हुए वे आगे कहते हैं कि उनके स्वागत करने के लिए किसके वर्षा का स्वागत करने के लिए कवि कहते हैं कि चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियों, सूरज को सूखी रेत में, आना जी बादल जरूर, आगे पुकारेगी सुनी डगरिया, पीछे झुके वन बेग। अब देखिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब हम देखते हैं कि दिन रात कष्ट करते हुए किसान अपने खेतों में जूझ रहा होता है, लेकिन इसके उस कष्ट का कब चीज होता है या उसके कष्ट की सार्थकता किसमें होती है? जब वर्षा रूपी बादल सही समय पर आए, तभी वह किसान का जीवन सुखी हो जाता है, क्योंकि उसका जीवन तो पूरे रूप से खेती पर ही होता है। और खेतों में जब अनाज लहराते हैं, हरियाली खेतों में छाती है, और यह हरियाली जब बरसात का पानी सही समय पर आता है, और सही समय पर आने पर खेतों में कष्ट करने के साथ साथ जब अनाज रूपी फल उनको खेतों में दिखाई देते हैं, हरियाली लहराने लगती है किसान के खेत में, तब उसका जीवन पूरा सार्थक हो जाता है। अब हर साल किसान हम देखते हैं कि आकाश की तरफ, गगन की तरफ देख देख कर अपना दिल टटोलता रहता है कि पता नहीं इस साल भी बरसात सही समय पर आएगी या नहीं, और इस प्रकार वह चिंतित होता है, लेकिन वह कभी निराश नहीं होता है। हम देखते हैं कि किसानों के जीवन में तो हर समय कष्ट लिखा ही होता है, हर समय उसके जीवन में दुख दर्द लिखा ही होता है, लेकिन वह कभी, हर साल उसको पता है इस साल अगर बरसात अच्छी हुई और खेतों में अनाज अच्छा आया, तो ही उसका आगे का जीवन उस पर निर्भर होगा। अब कभी कभी देखो, बरसात का अनियमित समय पर आना, यह भी किसान के लिए नुकसानदायक होता है। तो यह सारा जो खेल है उसके जीवन का, वह वर्षा पर अवलंबित है, और इसीलिए कवि कहते हैं कि वह अब बरसात से प्रार्थना कर रहा है, उसको आमंत्रित कर रहे हैं कि अगर आपको हमारी परवाह है, और हमें, क्योंकि हमें खेतों में इस सारे विश्व के, सारे संसार के प्राण को निर्माण करना है, अगर हमारे खेतों में धान, अनाज की निर्मित होगी, तो ही यह सारा विश्व जीवित रह पाएगा। और इसीलिए हमारे खेत में अनाज रूपी प्राणों की निर्मित करना है, इसलिए हे वर्षा रूपी बादल, आप जरूर आना। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियां। अब जब आप आएंगे तो आपके स्वागत के लिए कौन कौन है? चंद्रमा है, सूरज है, संध्या है। अब देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियों। हाँ, तो चंदा का अर्थ क्या होता है कि चांदनी, चंद्रमा। तो चंद्रमा रूपी चांदनी उसके बांधेगी कच्ची कलगियों का अर्थ आपको पता होगा कि धान, अनाज की जो अधपिके जो बालियां होती है, उस बालिया को, कोमल जो बालियां होती है, कच्ची अधपकी कलगियां, अर्थात उस अनाज के, धान के ऊपर के जो बालियां होती है उसे कलगियां कहते हैं। तो स्वयं जब बरसात सही समय पर आएगा, तो स्वयं चंद्रमा रूपी जो चांदनी है वह उस अनाज की, उस धान की कच्ची बालियों को बांधने का कार्य करेगी। तो यहाँ पर कवि ने प्रकृति का सहायता ली है कविता में, अपने इस काव्य में बरसात रूपी प्रकृति का, चंद्रमा रूपी प्रकृति का, और आगे
सूरज भी तो प्रकृति का ही अंग है, तो यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। चंद्रमा के रूप में स्वयं चंद्रमा आकर अनाज की कच्ची बालियां को बांधेंगी। अब सूरज का भी मानवीकरण किया गया है। कवि कहते हैं कि सूरज की सूखी रेत में का अर्थ है कि अब देखिए सूरज दिन में आता है और उस समय क्या होता है कि सारी धूप से वो क्या कर देता है, सारे गिलावा जो होता है उसको मिटा देता है, कम कर देता है। तो वर्षा के आने के बाद सारे संसार जलमय हो जाएगा और उस समय सूरज क्या कर देगा, अपने सूरज की रोशनी की किरण जो है सूखी रेत पर फैला देगा। आना जी बादल जरूर। तो अब कवि फिर से बादल को आमंत्रित करते हुए कहते हैं कि हे बरसात रूपी बादल, तुम जरूर आना। आगे पुकारेगी सुनी डगरिया, पीछे झुके वनभेद। अब देखिए बरसात के स्वागत करते हुए कवि कहते हैं कि तुम्हारे स्वागत में क्या हो जाएगी, डगरिया। डगरिया का अर्थ क्या होता है कि रास्ता, मार्ग। आपने देखा होगा कि जब बरसात आती है तो सारे लोग अपने घरों में होते हैं अधिकतर, तो इससे क्या हो जाते हैं कि रास्ते जो होते हैं वो सुनसान हो जाते हैं। तो इसलिए कवि कहते हैं कि आगे पुकारेगी सुने डगरिया, तो जो सुनसान रास्ते हैं वो तुम्हें पुकारेगी। पीछे झुके वन बेद, और उसके साथ साथ वन बेद का अर्थ क्या होता है कि बसों के जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वह क्या हो जाएगी, झंझावत आने से, बरसात रूपी झंझावत आने से वह बेद के जो वृक्ष है वह भी बादल के स्वागत में पीछे की ओर झुक जाएंगे। आगे कवि कहते हैं कि संझा पुकारेगी गिली अखड़िया। अखड़िया का अर्थ क्या होता है कि आंखें। संझा मतलब संध्या। अब देखिए जब बरसात आता है तो सारे लोग किसान लोग घरों पर चले जाते हैं और शाम के समय वो चिंतित हो जाता है, अगर रात भर बरसात ज्यादा होगी कम होगी तो पता नहीं इसका असर अनाज पर कैसे होगा। तो संध्या के समय, संध्या मतलब संध्या या शाम का समय, कि संध्या पुकारेगी गीली अकड़िया, की नमी आंखों से वह तुम्हें पुकारेगी। और जैसे ही सुबह होगी, भोर का अर्थ क्या है, सुबह होगी तो सारे खेतों में धन खेत, भोर हुए धन खेत। तो क्या हो जाएगा, सुबह होने पर संध्या के समय पर क्या हो जाएगी, सबके आंखें थोड़ी गीली हो जाएगी, नम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सुबह देखेंगे किसान कि सारे खेतों में अनाज या फिर धान लहरा रहे हैं, तो उस लहराते हुए अनाज को या धान को देखकर सारे लोग प्रसन्न होंगे। भोर हुए धन खेत, तो अनाज लहराते हुए सुबह दिखाई देंगे। भोर का अर्थ यहाँ पर क्या है, सुबह। आना जी बादल जरूर। तो यहाँ पर कवि, किसान रूपी कवि क्या कह रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं बादल का। अब हम इस कविता के पंक्तियों का संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ देखेंगे। संदर्भ: प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के संकलित पाठ धानु का गीत नामक गीत से उद्धृत है। यह गीत कवि या लेखक केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। अब संदर्भ आप हर इस कविता के पंक्तियों का यही लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गीत में किसान की तान में सुर मिलाकर धान, चांदनी एवं गांव के विश्वास को बड़ी ही सरलता से प्रस्तुत किया गया है। कवि ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत किसान के स्वर में बादल का स्वागत करता है। अब भावार्थ देखेंगे हम, इसे हम व्याख्या भी कहेंगे, भावार्थ भी कहेंगे। लहलहाते धान के खेतों को देखकर किसान प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि उसके खेतों में धान होंगे, जिसके लिए वर्षा की पानी की जरूरत होने के कारण बादलों को आने का निमंत्रण देता है। चंद्रमा धान की कोमल बालियों पर चांदनी छिटकाएगा और सूरज सूखी रेत पर प्रकाशित होगा। आगे व्याख्या कंटिन्यू है। वर्षा होने के कारण खेत से आगे रास्ते खाली होंगे और बसों के पेड़ झुके दिखाई देंगे। संध्या समय नमी से आंखें गीली होंगी और सवेरे खेतों में धान लहराता नजर आएगा।
जिसके लिए बादलों को आने को निमंत्रण दिया जा रहा है ताकि वर्षा हो जाए। तो बच्चों, अब तक हमने कविता के इस सेशन में कुछ पंक्तियों का विस्तार के साथ अध्ययन किया है। उर्वरित कविता के पंक्तियों का विस्तारित रूप में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन उसका अध्ययन हम कविता के अगले सेशन में करेंगे। धन्यवाद।